वेलकम यू ऑल टू मिशन आईएएस। और ये जो हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी का जो है मास्टर स्ट्रोक दिल्ली टीम के द्वारा जो बनाई गई है, इसकी एनालिसिस, ये हमारा चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में 91 से लेकर के मैं 120 की चर्चा करूंगा, इसका एनालिसिस दूंगा। तो जैसा कि 91 में आप क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे। तो जब 2015 की हम बात कर रहे हैं, 2015 में जब ये इलेक्शन हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री खासतौर पर नीतीश कुमार जी जो थे वो बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। यानी इसका आंसर आप सी डायरेक्ट मार लीजिएगा। 92 में देखिएगा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान किस राज्य के हैं। तो सबसे पहले वासिंदे की बात करें तो फागू चौहान की यदि हम बात करें तो फागू चौहान खासतौर पर हमारा उत्तर प्रदेश से आते हैं, राज्य में उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनकी जो जन्म हुई थी वह 1 जनवरी 1948 को हुआ था। 1 जनवरी 1948 को फागू चौहान जी का जन्म हुआ था। शेखपुरा एक है, शेखुपुरा, ठीक है, आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का शेखुपुरा, वहीं पर इनकी जन्म हुई थी। और इनका हम थोड़ा राजनीतिक करियर भी बता दें, देखा जाए तो मऊ जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है, तो मऊ के जो घोसी विधानसभा है, तो घोसी विधानसभा के जो निर्वाचित क्षेत्र से ये रिकॉर्ड 6 टाइम्स यानी 6 बार वहां के विधायक रह चुके हैं। और एक बीजेपी के सीट से लड़ते हैं, यानी बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। इज इट ओके? यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 92 का। 93 में देखिएगा, 93 में आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जो है, तो हमारा बिहार विधानसभा के जो हमारा विजय कुमार चौधरी जब भी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि किस पार्टी का है। तो हम सभी को पता है कि जेडीयू से आते हैं। और सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये विधानसभा जो बिहार लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इनकी सबसे पहले आप देख लें तो विजय कुमार चौधरी जो है, इनकी जो जन्म हुआ था वह 8 जनवरी 1957 के हुआ था। ये मुख्य रूप से आपको दल सिंह सराय जो समस्तीपुर में है वहां से आते हैं, बिलोंग करते हैं। और ये बिहार जो हमारा लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के खास तौर पे कह सकते हैं मेंबर हैं। और लगभग 1982 से 1982 से ही ये मेंबर रह चुके हैं। लेकिन करंट की बात करें तो ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। 94 निम्न शब्दों का विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसको इंग्लिश देखते हैं तभी हम बता सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें कहता है कि संविधान में देखिएगा कि प्रीफरेंस देना है, यानी सबसे पहले कौन यूज हुआ, तो उस आधार पर देखिएगा सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और यूनिवर्सल है और सेकुलर है। यानी इस आधार पर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहला हमारा हुआ था यूनिवर्सल, उसके बाद हुआ था सोशलिस्ट, उसके बाद हुआ था सेकुलर, उसके बाद हुआ था डेमोक्रेटिक। यानी इसका ऑप्शन 1 चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा 95 क्वेश्चन है। 95 का था उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी भी निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आता तथा यह मौलिक हमारा अधिकार बन गया है। तो इस आधार पे आप यदि देखेंगे तो 95 में सबसे पहले आप याद रखें कि जो 22 जनवरी 2004 को जो सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन जो हमारा मुख्य न्यायाधीश थे BN खर्रे, तो BN खर्रे की जो अध्यक्षता हुई थी, उस अध्यक्षता में हमने देखा था कि वो जो खंडपीठ थी उन्होंने अपने निर्णय जो दिया था, डिसीजन दिया, उसमें कह सकते हैं स्पष्ट कर दिया था कि भारत के नागरिकों के द्वारा अपने जो उनकी भवन होगी या कह सकते जो निजी उनकी संस्थान होगी या उनको निजी जो दफ्तर यानी जो उनकी ऑफिस होगी, उस पर वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज फहराना उनका एक संवैधानिक, हम कह सकते हैं भारत के संविधान का आर्टिकल 19(1) का A के अंतर्गत उन्हें मूल अधिकार के रूप में दिया गया। और यह दिया गया 22 जनवरी 2004 को BN खरे के द्वारा। यानी इस आधार पे ऑप्शन हम देखते हैं तो अनुच्छेद 19(1) का A यानी ऑप्शन बी चला जाएगा। 95 का आंसर हो जाएगा। 96 में देखिएगा तो 96 कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध कहता है कि कौन कौन है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन है, हमें सभी को पता ही है। और समान नागरिक संहिता भी सबको पता है, क्योंकि न्यायपालिका के सामने हम सभी को बराबर अधिकार है। बिना किसी जाति, धर्म, रंग, वेद इत्यादि को हम किसी भी प्रकार का डिप्राइव नहीं कर सकते, किसी प्रकार का तुलना नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। उसके बाद छोटे परिवार का मानदंड, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था, ठीक है, क्योंकि मातृभाषा यानी हम बात करें हिंदी, हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था, यानी फोर्सेबल नहीं था। तो इस आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 97 में देखिए राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में हमने क्या देखा, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 जो सदस्य होते हैं
वो 12 सदस्यों की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किए जाते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं वो भिन्न भिन्न आप कह सकते हैं क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला, संस्कृति, है ना, इस इत्यादि सारे क्षेत्रों से आते हैं, समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रों से आते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा राज्यसभा वाला 97 का, वो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 98 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा, हम सभी को पता है कि यदि बजट की बात करें तो भारत के संविधान के में बजट शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस्तेमाल किया आर्टिकल 112 में। यदि हम धन विधेयक की बात करते हैं तो भारत के संविधान में धन विधेयक यानी आर्टिकल 110 की बात होती है। और धन विधेयक यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय हमारा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं यानी जाएगा बिल कहाँ, लोकसभा में जाएगा। इसमें तो राज्यसभा के किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व दिखता नहीं है। तो इस आधार पर कहता है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। सही बात है, उनके पास तो ये जाता ही नहीं है, ये तो फैक्ट है, यानी हमको नहीं वाला ढूंढना है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है नहीं क्योंकि इसका फाइनलाइज कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा में पाला जाएगा। तो मायने सी बात है ये नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। लोकसभा द्वारा पारित, हाँ लोकसभा के द्वारा यदि पारित हो जाता है तो राज्यसभा पर जाते हैं, 14 दिन में उसे निर्णय देना होता है। नहीं भी देता है तो उसको समझ लिया जाता है पारित हो गया है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये फैक्ट है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में पेश की जाती है, गलत है, यानी बी आंसर होगा। 99 का देखिएगा 99 में कहता है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18, यानी हमने देखा 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो हुआ उसके आधार पर हमने देखा कि जो संविधान संशोधन और खासतौर पे जो हमारे पास वोट देने का जो अधिकार, एडल्टनेस वाला जो अधिकार था, वो एडल्ट टू वोट राइट्स, कास्ट द वोट, ये हमारा 21 से घटा करके 18 साल कर दिया। यानी ये 61वां संविधान संशोधन, ये 1988 भी 88 होना चाहिए, कुछ किताबें में 1989 भी देता है, लेकिन 61वां संविधान आप ध्यान दीजिएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण, खासतौर पर हम पंचायती राज की बात करते हैं, आर्टिकल 40 की बात करते हैं। जब जिस तरह से हमने देखा कि नागौर में सबसे पहला, राजस्थान के नागौर में हमारे यहाँ पंचायती राज लाया गया, हमने देखा द्विस्तरीय भी लाए गए, त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय का विचार जो थे ये बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था। और बलवंत राय मेहता जी का ही कॉन्सेप्ट थी कि सबसे पहले जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए, ठीक है, या सेंट्रलाइज जो होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज जो होनी चाहिए, ये बलवंत राय मेहता जी का कॉन्सेप्ट था। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह 100 का सी चला जाएगा। 101 की बात हम करते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई? ये डायरेक्ट डाटा है, तो अब हो गया 1206, 1206 हमारे पास अनुसूचित जातियों की अब संख्या हो गया है भारतीय, तो यानी इसका आंसर भी होगा। 102 में देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी इसको भी अब क्रम की बात हो रही है, तो इस क्रम को जानने के लिए हमें फिर इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी बहुत इसका टफ होती है। तो 102 में देखिएगा, तो 102 में कहता है सबसे पहला रिपब्लिक है, दूसरा में सोवरेन है, तीसरा में यूनिवर्सल, यानी सोवरेन वाला पार्ट देखिएगा, तो यानी सोवरेन है, उसके बाद सोशलिस्ट है, वहां पर सोवरेन के बाद सोशलिस्ट है, दोनों ठीक है। वहां डेमोक्रेटिक, यहाँ सेकुलर गलत है, डेमोक्रेटिक लास्ट में था, है ना, यानी सेकुलर के बाद डेमोक्रेटिक थी। यानी इस आधार पे हम ऑप्शन देखते हैं 102 का, तो हमारा ऑप्शन 4 चल जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाता है। यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र यानी रिपब्लिक, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 103 क्वेश्चन क्या कहता है। 103 कहता है निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो अब हमें सभी को पता है कि जो भी हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे किसको दिया गया है? हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट को। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो आपको मैं थोड़ा करंट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की धारा 377 जो है, तो सुप्रीम कोर्ट की धारा 377 के मामले में जो सुनवाई करते हुए अभी जो कहा गया था कि यदि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का यदि वो हनन करता है, फंडामेंटल राइट्स को यदि वो किसी भी प्रकार के कह सकते हैं शोषण करता है, तो ऐसे अदालत जो होंगे वह कानून बनाएंगे, वह संशोधन करेंगे या उसे निरस्त करने के लिए वो बहुमत दल की सरकार के किसी भी प्रकार के इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वो स्वयं सेल्फ
वो अपना स्टेप्स लेंगे। ये इस सुप्रीम कोर्ट के खासतौर पे धारा 377 के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है तथा ये सिफारिश दी गई है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो होती है, इसका जो हमारा प्रोटेक्शन होती है, जो सिक्योर्ड होती है, इसकी सुरक्षा कह सकते हैं प्रदान करने वाला हमारे देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 104 क्वेश्चन का आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। आप सभी को पता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो नीति निर्देशक जो तत्व है ये हमारा फोर्सिएबल नहीं है, यानी इस पे हमें किसी भी प्रकार के हम कहें तो इस पे दबाव नहीं दिया गया है कि आपको ये चीज को मानना ही है, आपको ये चीज को फॉलो ही करना है। लेकिन यदि हम बात करें उसके अलावा भी एक ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा फोर्सिएबल है, यानी ये प्रिस्क्राइब वाला है। यानी अब हिंदी की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन वो जो है वो परिवर्तनीय है। यानी ये दोनों में सबसे आप कह सकते हैं जो बेस्ट, जो दोनों के बीच में जो तुलना है, ये तुलना हमारा है। तो इस आधार पर हम कहेंगे डीपीएसपी इज नॉट फोर्सिएबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर फोर्सिएबल, क्योंकि इसके लिए हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हमने चर्चा किया। उसके बाद अभी हमने देखा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 यानी धारा 377 के अनुरूप उन्होंने कहा कि बहुमत दल की सरकार हो या ना हो, हम इसको लेकर के कानून बना देंगे, हम इस पे किसी भी प्रकार के कदम उठा लेंगे जिससे कि संरक्षण दिया जा सके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 104 का जो होगा सी हो जाएगा। 105 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो देखिए भारत में मौलिक कर्तव्य जो हमारा फंडामेंटल खासतौर पे जो ड्यूटीज है, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है कि जो हमारी जो अपनी सिविलाइजेशन है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है ना, ये सारे को हम कैसे ग्रो करें, कैसे इसको समृद्ध यानी खुशहाल बना के रखें, तथा हमारे पास जो भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं जो हेरिटेज है, जिसको आप विरासत बोलते हैं, इसको हम कैसे संरक्षण प्रदान करें, ये हमारा जो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आ जाती है। ये मौलिक हमारा जो होता है कर्तव्य होता है, और हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए, हर नागरिकों का एक कर्तव्य होता है कि वह ऐसे सारे चीजों को संरक्षण प्रदान करे, उसे बचाए रखें। ऑप्शन बी हो जाएगा। 106 में देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कब। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, जैसा कि देखा जाए तो महाभियोग की जो हम इम्पीचमेंट की जो बात करते हैं, तो महाभियोग की विचार जो भारत में हुआ अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए से। और भारत के संविधान के आर्टिकल 61 की बात करें, 124 का 4 और 5 की बात करें, आर्टिकल 217 की बात करें, 218 की चर्चा करें, ये सारे में महाभियोग की बात है, चाहे वो राष्ट्रपति के लेकर के हो, सुप्रीम कोर्ट के लेकर के हो, या हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनको लेकर के हो, ये मुख्य रूप से प्रावधान है। ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा जाता है कि यदि राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक विचारों को यदि वो सही ढंग से सुदृढ़ रूप से अरेंजमेंट रूप से यदि नहीं करते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के यदि वो गलत एक्टिविटीज में पाए जाते हैं संवैधानिक दृष्टि से, तो उन पे इम्पीचमेंट जो है संसद लगाती है और संसद इसे पारित कर करके उनको पद मुक्त कर देती है। यानी इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 107 का आंसर देखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, मतलब भारत के राष्ट्रपति ऐसा कौन सा अधिकार है वो जो नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन आएंगे, क्षमा दान करना उनमें है, उन्हें ये अधिकार दी गई है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था यानी ये इनके पास नहीं है, ये बल्कि संसद के पास है। आपातकाल की घोषणा ये करते हैं, अध्यादेश जारी भी ये करते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 108 में देखिएगा, कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 होनी चाहिए, ये तो हमने भी देखा, अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था लेक्चर में, ये सही है। फिर कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनते हैं, ये भी सत्य है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं, पद कह सकते हैं जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा के वो चेयरपर्सन हो जाते हैं, यानी सभापति बन जाते हैं। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत हुआ, क्योंकि हमें देखना होगा कि जो उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होती है यह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है।
और इसमें दोनों सदनों के, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, सदस्य इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जो एक एकल संक्रमणीय मत जो पद्धति के अनुसार अनुपातिक जो हमारा प्रतिनिधित्व होती है उस दृष्टि से वहां पर वोटिंग की जाती है। और ये इसमें खासतौर पे जो राज्य के जो विधान मंडल होते हैं उनके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी इसका आंसर यही हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन जो होते हैं वो राष्ट्रपति नहीं कराते हैं। 109 में देखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। और इसमें आंग्ल भारतीयों को मुख्य रूप से 2 एंग्लो इंडियन को भारत के राष्ट्रपति जो हैं उन्हें मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 110 में देखते हैं, कहता है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है यदि हमारा मंत्री परिषद जो होती है, मंत्रिमंडल, वह मंत्रिमंडल यदि इस तरह के किसी भी प्रकार के रिकमेंडेशन देती है, उसका हमारा जो कह सकते हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इट मीन टू से हम दूसरे शब्द में कहें कि प्रधानमंत्री की जो रिकमेंडेशन होगा उस रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति जो होंगे वो इस तरह के कार्य करें, यानी लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले भी वो भंग कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि यदि मान लिया जाए प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो है पूरा का पूरा इस्तीफा दे दे तो भी वो भंग हो सकता है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री यदि आप इस्तीफा दे दे तो भी भंग हो जाता है, यानी तरीका बहुत। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे और राष्ट्रपति उसे प्रभाव में ले लेंगे आगे यानी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। 111 नंबर का देखिएगा, कहता है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो कहाँ से होता है? तो लोकसभा के नॉर्मली देखा जाए तो लोकसभा का जो हमारे सदस्य होते हैं, है ना, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन होती है। इसके आधार पर देखिएगा, थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो चुनाव होता है संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए उनकी चुना जाता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है, ऐसा इच्छा जाहिर किया जाता है कि वह अपनी मूल पार्टी से वो सबसे पहले रेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, ताकि वह कार्यवाही यदि किसी भी प्रकार की करे तो उसमें उनको निष्पक्षता बनी रहे, निष्पक्षता दिखती रहे, पहली बात। और यहाँ पर यह भी बताना आपको मैं जरूरी समझता हूँ कि लोकसभा जो स्पीकर होते हैं इनकी शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती, यानी इनको शपथ दिलाई नहीं जाती है, ऐसे याद रखिए। और इनका जो मुख्य रूप से अधिकार की हम चर्चा करें, इनके पास 2 अधिकार मुख्य होते हैं। पहला होता है कि संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें भाग लेते हैं। दूसरा होता है कि जो विधेयक होता है धन विधेयक है या नहीं है इसके ये फाइनलाइज करते हैं, यानी इस पे निर्णय लेते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 111 का सी हो जाएगा भाई। 112 में देखिएगा, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हम सभी को पता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी और भारत के संविधान के द्वारा या भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत की गई थी, यानी इसका आंसर हमारा 112 का डी हो जाएगा। 113 की चर्चा हम करेंगे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। अब संसद के दोनों सदनों का जो होता है तो हमें पता है कि यदि किसी भी प्रकार के जो विधेयक होती है उस विधेयक पे जब विवाद हो जाती है तो विवाद होने के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं। यानी इस आधार पर इसका आंसर की बात करें तो 113 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, केवल 4। 114 में देखिएगा तो 114 में कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो इस आधार पर अभी देखिएगा कि खास तौर पे अभी हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में भी दृष्टि को भी चलाया जा रहा है। तेलंगाना में आप हैदराबाद में आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब इस आधार पर देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले विधेयक पारित कर करके वो जो उसका विधानसभा होती है, विधानसभा से वो विधेयक पारित होता है। पारित होने के बाद वो संसद के पास पहुंचा देती है, यानी पारित हुआ तो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल की संस्तुति मिली यानी अनुशंसा मिला और उस अनुशंसा पे जब जैसे ही वो संसद के पास जाती है तो उस पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, और उसको आप कह सकते हैं अपने कंसेंट यानी उस पर सहमति जताई जाती है। यानी इस आधार पर आंसर 114 का जो होगा वो सी हो जाएगा। 115 की हम चर्चा यदि करूं तो कहता है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित का तुम विचार करना है। राजनीतिक तो पहला कहता है जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 तक दलों की पंजीकरण का प्रावधान करता है, इससे ही बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। राजनीतिक दलों को पंजीकरण निर्वाचन आयोग करते ये भी फैक्ट है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में उनका मान्यता प्राप्त होनी चाहिए,
ये भी फैक्ट है। फिर 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये 1999 की बात करें, ये भी फैक्ट है। यानी ओवरऑल की बात करें तो इसका चारों का चारों जो स्टेटमेंट है, चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब 116 की आप देखिएगा, 16 क्वेश्चन कहता है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। अभी हम जस्ट इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आए थे, उसमें हमने बताया था कि बलवंत राय मेहता जी थे, जहां पर हमने बताया था कि शक्तियों का जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की चर्चा किए थे। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय जो हमने बताया था पंचायती राज के जो विचार लाया था, ये बलवंत राय जी के द्वारा लाया गया था, मेहता जी के द्वारा। और इसका जो अध्यक्ष पंचायती राज संस्थान जो खासतौर पे पंचायती राज की स्थापना की जो अध्यक्षता भी जो कर रहे थे वह खासतौर पे बलवंत राय मेहता जी ही कर रहे थे, यानी इसका आंसर जो हो जाए सी होगा। 117 की हम बात करते हैं, किस राज्य अथवा किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों ने स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध माना है। हमने भी इससे पहले भी इस तरह से एक प्रश्न आए थे, मैंने डील किया था कि सबसे पहले पंचायती राज में महिलाओं को 50% जो रिजर्वेशन देने का जो कदम उठाया गया था वह हमारे बिहार सरकार ने उठाई थी। अब इसमें हमारा ऑप्शन है बिहार, तो बिहार तो है ही, उत्तराखंड भी 50% आरक्षण दे चुका है, मध्य प्रदेश भी दे चुका है और हिमाचल प्रदेश भी दे चुका है। यानी देखा जाए तो चारों राज्य जो हैं, चारों राज्य खास पे ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होता है या पंचायती राज जो संस्थान है वहां पर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, ये सारे राज्यों ने दे चुके हैं। इस आधार पर इसका आंसर सब हो जाएगा, ऑल होगा, यानी ऑप्शन देखें तो 1 2 3 4 यानी डी हो जाएगा। 118 की आप देखिएगा तो 118 में कहता है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थान, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों का अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिएगा इसमें भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, आपस में बैठ करके जो वहाँ पर एक संगोष्ठी होती है ग्राम पंचायतों का, तो वहाँ पर इस तरह के जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं जो विवाद होते हैं वो सारे विवादों का निपटाना होती है। फिर है न्यायिक पुनर्विवेचन, तो ये जो होती है वहाँ पर ये चीज़ों को देखने को नहीं मिलता। निर्धनता निवारण कार्यक्रम जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो यानी ओवरऑल यदि हम करें तो इसका आंसर जो न्यायिक जो पुनर्विवेचन की बात हो रही है ये हमारा न्यायपालिका का विचार है, यह हमारा न्यायपालिका के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा नहीं आने वाले में यदि हम बात करें तो इसका आंसर आपका बी हो जाता है। 119 का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो हम सभी को पता है यदि मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं तो भारत के संविधान के जो हमारा अमेंडमेंट 42 हुआ था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुई थी, जिसमें हमने देखा कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा भी गया। तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसी को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं, यहाँ पर आई थिंक लघु संविधान का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यानी लघु संविधान कहा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया। 120 में हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में जो मतदान के लिए जो हमारा वीवीपीएटी का यूज हो रहा है ये किस संस्करण का है। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो ये वीवीपीएटी जो है ये खासतौर पर तीसरा संस्करण है। वीवीपीएटी की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले आप एक चीज़ों को याद रखिएगा, इससे और 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, इसलिए हम ये चीज़ों को आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि हम वीवीपीएटी की चर्चा करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वीवीपीएटी का बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है। तो वीवीपीएटी का मतलब सबसे पहले यदि आप देखिएगा तो इसका मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल वीवी पेपर, ए का मतलब हो जाएगा आपको ऑडिट और टी का मतलब होगा ट्रेल। ठीक है, तो वीवीपीएटी का इसका होगा। एक और इससे देखिए रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, वीवीपीएटी 1-2 और पूछे गए हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले भारत में कब किया गया था, कौन किया था। तो इसका प्रयोग सबसे पहले भारत में 2013 में नागालैंड राज्य में किया गया था। ये चीज़ों को आप याद रखिए। तो मुख्य रूप से इसका 2 प्रश्न इससे आपको बन सकते हैं, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा कि वीवीपीएटी का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले नागालैंड ने 2013 के इलेक्शन में किया था। तो ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो ओवरऑल में आप देखिएगा कि हम 120 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसका एनालिसिस कर लिए। अब बचा 121 से लेकर के 150। ठीक है, तो हम अगले एपिसोड में इसको हम ओवरऑल समाप्त कर देंगे।